नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू रेनोज। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज हम लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की थोड़ी सीरियस फाइंडिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वाक़ई में एक बहुत ही अहम घड़ी है और ये रिपोर्ट काफ़ी सीरियस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को हाइलाइट करती है, ख़ासकर उन चैलेंजेस को जिन्हें पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सही बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया भर में बिगड़ते आर्थिक हालातों के बारे में और लो इनकम देशों और उनके नाजुक हालातों को भी हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले कुछ सालों में ग्लोबल ग्रोथ की ओवरऑल पिक्चर कैसी लग रही है? देखिए, सच कहें तो हालात ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। मतलब 2025 में ग्लोबल ग्रोथ यू नो गिरकर सिर्फ 2.3% रह जाएगी। वाओ! बस 2.3%? मतलब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब बनता है? क्या ये काफ़ी कम है? हाँ बिल्कुल। ये जो नंबर है ना, अगर आप ग्लोबल रिसेशंस को साइड रख दें तो इसे 2008 के बाद का सबसे स्लो ग्लोबल ग्रोथ रेट माना जा रहा है। तो हाँ, ये काफी बड़ा स्लो डाउन है। और फ्यूचर में अगर थोड़ा और आगे जाए, मतलब अगले कुछ सालों की बात करें, जैसे 2027 की, तो क्या उस वक्त तक आउटलुक में कुछ खास इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है? मुझे अफसोस है कि नहीं, किसी बड़े इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है। 2027 तक जो ग्लोबल जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ इस पूरे दशक में, मतलब 2020 से लेकर 2029 तक औसतन बस 2.5% ही रहने की उम्मीद है। मतलब 1960s के बाद ये सबसे स्लो दशक होने वाला है। ये तो मतलब वाकई में एक हिस्टोरिकल लो है ना? बिल्कुल, ये वाकई एक काफी चिंताजनक ट्रेंड है। और सबसे अहम बात तो ये है कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ में जो गिरावट आई है ना, वो खास तौर पर एडवांस्ड इकोनॉमीज की वजह से हुई है। मतलब लार्जली वहीं से पुश आया है। तो फिर वो कौन-कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो इस ग्लोबल स्लोडाउन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? खासकर जैसा कि आपने कहा कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ पर इसके असर की बात करें तो? देखिए, एक बड़ी वजह जो सामने आई है, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का लेवल। मतलब इतनी अनसर्टेनिटी कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी ने लिटरली हिस्टोरिकल हाईज़ को टच किया है। मतलब ऐसा लेवल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और मतलब ये जो अनसर्टेनिटी है, वो रियल टर्म्स में कैसे देखने को मिली है, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स में? हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अचानक तेजी से बढ़ गई। ये सब शुरू हुआ अप्रैल के शुरुआत में और इसके लिए सीधे तौर पर बढ़ती ट्रेड टेंशन जिम्मेदार थीं। उसी वजह से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स काफी नीचे गिर गईं। सुनने में तो लगता है कि उनमें काफ़ी उतार-चढ़ावाएँ हैं। तो फिर उन शुरुआती झटकों के बाद क्या अब थोड़ी स्टेबिलिटी आई है क्या? मतलब क्या हालात थोड़े सँभले हैं? अब खुशकिस्मती से हाँ, असेट प्राइसेस में काफ़ी हद तक रिकवरी देखने को मिली है। ख़ासतौर पर शुरू-शुरू में जब वो 90 दिनों वाला टैरिफ पॉज़ अनाउंस किया गया था और फिर मई में जो यूएस और चाइना का टैरिफ रोलबैक हुआ, उसके बाद भी काफ़ी असर पड़ा है। और जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, मतलब ईएमडीईज़, उनके लिए हालात कैसे हैं? क्या उन्होंने भी ऐसे ही इफ़ेक्ट्स फ़ील किए हैं? हाँ, शुरुआत में उन पर भी इसका असर पड़ा था। अप्रैल में ईएमडीज़ के सॉवरेन स्प्रेड्स में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, खासतौर पर उन इकोनॉमीज़ में जहां आगे चल के ट्रेड बैरियर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे।
लेकिन जैसे जैसे ब्रॉडर मार्केट थोड़ी शांत हुई, वैसे ही ये स्प्रेड्स भी धीरे धीरे नीचे आने लगे। मतलब टेंशन्स थोड़ी कम होने के साथ साथ इनमें भी रिकवरी आने लगी। ठीक है, ये सुनकर अच्छा लगा कि थोड़ी स्टेबिलिटी तो वापस आई है। लेकिन चलिए अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। तो ये जो ग्लोबल स्लोडाउन है, इसका इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ा है? मतलब क्या इसका असर कुछ खास सेक्टर्स या एरियाज में ज़्यादा दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये जो ग्लोबल स्लो डाउन है ना, इसका सबसे ज्यादा असर इन्वेस्टमेंट पर ही पड़ा है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई। और साथ ही पोर्टफोलियो फ्लोज पर भी काफी दबाव देखने को मिला है। और ये जो इन्वेस्टमेंट पर इसका खास असर पड़ा है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये जो फ्लोज होते हैं ना, ये डिमांड में बदलाव के हिसाब से काफी डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं। मतलब इन्हें अक्सर एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। यहाँ चिंता वाली बात यह है कि ईएमडीज में एफडीआई इनफ्लोज अब 2008 के पीक लेवल के आधे से भी कम रह गए हैं। ये तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। और क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है? बदकिस्मती से हाँ, लग तो यही रहा है कि इनफ्लोज में आगे भी कोई खास उछाल देखने को नहीं मिलेगा और इसका डेवलपमेंट पर भी काफी भारी असर पड़ता है। और अगर कुछ खास रीजन्स की बात करें तो ये स्लो डाउन उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? मतलब क्या कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिन्हें बाकी जगहों के मुकाबले ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। 2025 में ईस्ट एशिया और पैसिफिक में ग्रोथ के धीमे पड़ने का अनुमान है और यूरोप और सेंट्रल एशिया में भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अच्छा, लेकिन खास तौर पर इन्हीं रीजन्स पर ही क्यों असर पड़ रहा है? ये दोनों ही रीजन्स मतलब ईस्ट एशिया पैसिफिक और यूरोप सेंट्रल एशिया, ये दोनों ग्लोबल ट्रेड पर काफी डिपेंडेंट हैं। तो जब ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि वो प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इन रीजन्स पर उसका असर ज्यादा दिखना तो लाजमी है। अच्छा, तो फिर ऐसे वल्नरेबल रीजन्स के मतलब पॉलिसी के लिए उनके क्या मायने होते हैं? मतलब ब्रॉडली देखा जाए तो क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। इसके मायने ये होते हैं कि मल्टीलैटरल पॉलिसी एफर्ट्स वो अब बेहद जरूरी हो गए हैं। हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो और ट्रांसपेरेंट भी, ताकि फिलहाल जो ये ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं, उन्हें ठीक से रिजॉल्व किया जा सके। तो मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन तो बेहद ज़रूरी है ही, लेकिन जो ईएमडीज हैं, उन्हें खुद क्या करना चाहिए? मतलब उन्हें स्पेसिफिकली किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए? ईएमडीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ टैरिफ्स को कम करने के बारे में सीरियसली सोचें और साथ ही एक पूरी तरह से फंक्शनल रूल्स बेस्ड ट्रेड सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करने के बारे में भी। मतलब डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उन्हें एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो अब तक हमने ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप और ट्रेड पॉलिसी की बात की है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, यानी कि एलआईसीज, उनके लिए इसकी क्या अहमियत होगी? वहाँ की सिचुएशन कैसी लग रही है? अगर हम एलआईसीज की बात करें तो 2025 में उनकी ग्रोथ के बढ़कर 5.3% तक जाने का अनुमान है और 2026-27 में ये एवरेज करीब 6.1 रहने की उम्मीद है। सुनने में तो ये एक अच्छी खासी रिकवरी जैसा लग रहा है ना? लेकिन क्या क्या आपके हिसाब से ये काफ़ी है? बस वही तो बात है। 2025 का जो फोरकास्ट है वो खुद में एक बड़ी गिरावट को दिखाता है। पहले जनवरी में जो अनुमान था उसके मुकाबले अब 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी आ गई है। तो फिर गरीबी कम करने की कोशिशों के लिए इसके क्या मायने हैं? अफसोस की बात है कि ये पेस काफी नहीं है। इससे ना तो पैंडेमिक के दौरान जो इनकम लॉस हुआ था वो पूरी तरह से रिकवर हो पाएगा और ना ही वो तेज जॉब ग्रोथ देखने को मिलेगी जिसके जरिए लाखों लोगों को कमर तोड़ देने वाली गरीबी से बाहर निकाला जा सके। तो जब हम बात करते हैं लाखों लोगों की एक्सट्रीम गरीबी की, तो क्या कुछ खास एरियाज या देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये चैलेंज हमें सबसे ज़्यादा उन जगहों पर देखने को मिल रहा है जिन्हें हम फ्रैजाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड सिचुएशंस यानी एफसीएस कहते हैं।
वहीं इसका असर सबसे तीखा है। 2025 में इन एफसीएस में करीब 1.1 अरब लोग रह रहे होंगे और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही दुनिया की लगभग आधी आबादी इन्हीं एरियाज में रह रही है। पूरी दुनिया की आधी एक्सट्रीम पॉवर्टी वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। ये तो वाकई में एक बहुत ही सीरियस आंकड़ा है। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इसके पीछे क्या वजह हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं और इसका असर सिर्फ फिजिकल कैपिटल पर ही नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल पर भी पड़ा है। और उस डिस्ट्रक्शन का किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला है? इसका सीधा असर पड़ा है गरीबी पर और फूड इनसिक्योरिटी पर और अक्सर ये हालात गंभीर मंदी को भी पैदा करते हैं। और अगर ज्योग्राफी के लिहाज से देखें तो क्या कुछ ऐसे खास एरियाज हैं जहां ये असर और भी ज़्यादा नज़र आ रहा है? हाँ, लगातार बनी रहने वाली इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन चुनौतियां वो ज्यादातर भारी हिंसा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही पैदा हुई हैं, खासकर साहिल रीजन और उसके आसपास के देशों में। तो इन रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट तो हैं ही और साथ ही काफी ज्यादा गरीबी भी। क्या रिपोर्ट में इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या शायद फिस्कल हेल्थ के बारे में भी कुछ बताया गया है? बिल्कुल। रिपोर्ट में इसके बारे में दो टूक बात की गई है। लो इनकम कंट्रीज यानी कि LICs इस वक्त सच में बेहद असाधारण फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रही हैं। असाधारण मतलब किस सेंस में? इस प्रेशर के पीछे कौन-कौन से मेन फैक्टर्स का हाथ है? देखिए, ये प्रेशर कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि पब्लिक डेट का हाई लेवल, बेहद कड़े फिस्कल कंस्ट्रेंट्स और प्राइवेट फाइनेंस मोबिलाइज करने में आने वाली दिक्कतें। सुनने में तो ये हालत काफी नाजुक लग रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर LICs में देखने को मिल रही हैं? हाँ, बिल्कुल। आधे से ज़्यादा लो इनकम देश इस वक्त या तो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं या फिर उन पर उस जाल में फंसने का जोखिम मंडरा रहा है। आधे से ज्यादा देश? तो पिछले सालों की तुलना में हालात कैसे हैं? मतलब कितना फर्क आया है? हाँ, इसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल ये आंकड़ा अपने शेयर का 2015 के दोगुना हो चुका है। और ये जो हाई डेट लेवल्स और कंस्ट्रेंट्स हैं, इनके पीछे मेन वजह क्या है? क्या कोई खास कॉस्ट है जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है? हाँ, एक खास फैक्टर ये है कि सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट ही इन LICs के करीब 1/3 डेफिसिट्स के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये काफी भारी बोझ बन चुका है। तो इन बढ़ते हुए कर्ज के बोझ और इंटरेस्ट कॉस्ट्स के अलावा क्या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनके चलते लो इनकम कंट्रीज के हालात और भी खराब हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। असल में ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि ODA के इनफ्लोस तो घटे हैं। मतलब मदद की जो उम्मीद थी वो भी कम होती जा रही है। और ये जो गिरावट है, ये कितनी बड़ी है और इसका असर क्या होगा? ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इससे फिस्कल चैलेंजेस और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स दोनों में और बढ़ोतरी आ सकती है, खासकर उन FCS देशों के लिए जिनकी हमने बात की थी। तो मतलब कम एड से भी मौजूदा दबाव और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही। और LICs का जो ओवरऑल आउटलुक है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के और भी खराब होते जाने की वजह से काफी अनसर्टन हो गया है। मतलब आप जब कहते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और खराब हो रहा है, तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ ट्रेड टेंशन्स बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल फाइनेंसिंग कंडीशंस और भी टाइट होती जा रही हैं और ऊपर से कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे जा रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर भारी पड़ रही हैं। और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, क्या वो भी एक फैक्टर हैं? मतलब क्या उनका भी कुछ असर पड़ रहा है? हाँ, अफसोस की बात है कि नेचुरल डिजास्टर्स, खासकर क्लाइमेट से जुड़े इवेंट्स, अब काफी सीरियस डाउनसाइड रिस्क्स बन चुके हैं। और ये जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं, इनका असर कैसे सामने आता है? मतलब इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? इनसे चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं, खासकर फूड इनसिक्योरिटी और पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट जैसी प्रॉब्लम्स। मतलब जो हालत पहले ही मुश्किल थे, वो और भी मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर जब इतनी सारी मुसीबतें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इन वल्नरेबल देशों के लिए सबसे जरूरी पॉलिसी रिस्पॉन्सेज क्या होने चाहिए?
ग्लोबल कोऑपरेशन अब पूरी तरह से ज़रूरी हो चुकी है। हमें इन वल्नरेबल देशों के लिए सपोर्ट को और बढ़ाना होगा क्योंकि ये देश कॉन्फ्लिक्ट, कर्ज के बोझ और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं। और जो डोमेस्टिक पॉलिसी एक्शंस हैं, वहाँ किन चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए? डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिसी एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि फिस्कल रेजिलियंस को मजबूत किया जा सके। इसका मतलब है बेटर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और सबसे ज़रूरी बात, खर्चों को सही तरीके से दोबारा प्रायोरिटाइज करना। तो मतलब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना और उसे बेहतर ढंग से खर्च करना। बिल्कुल सही। खासकर ईएमडीज को चाहिए कि वो अपने देश के अंदर से और ज़्यादा रेवेन्यू जुटाएं और फिर उस स्पेंडिंग को ऐसी जगह चैनल करें जिससे ग्रोथ में बढ़ोतरी आए और साथ ही वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक भी मदद पहुंचे। और सिर्फ फिस्कल मेजर्स ही नहीं, क्या इससे भी बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? हाँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को मजबूत किया जा सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके और साथ ही ह्यूमन कैपिटल और लेबर मार्केट्स को भी बेहतर बनाया जा सके। और जो एफसीएस देश हैं, उनकी पॉलिसी नीड्स में क्या खास बात है? मतलब उनके लिए क्या अलग सोचने की ज़रूरत है? एफसीएस के लिए स्पेशली डिजाइन डोमेस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उनके साथ वेल कोऑर्डिनेटेड मल्टीलैटरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके सामने आने वाली डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियां काफ़ी अलग और काफ़ी मुश्किल होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे? हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।